ब्रोंकाइल अस्थमा की सेकंड क्लास का फास्ट रिवाइज करते हैं। लंग्स जो है, इन लंग्स के अंदर जब भी कोई बाहरी पार्टिकल्स एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो एंटीजन की वजह से जो है एलर्जन जैसे डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक या कोई केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें अस्थमा जो है वो क्रिएट होता है। और अस्थमा होने के बाद जो कौन कौन सी ड्रग लेते हैं उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि ये हमारी मास्ट सेल होती हैं, इसके अंदर हिस्टामिन होता है, ल्यूकोट्रिएंट होता है और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। और यहाँ मास्ट सेल जो है वो स्टेबलाइज होनी चाहिए, हिस्टामिन, एलटी और पीएएफ रिलीज नहीं होंगे। और यदि एलर्जन के कांटेक्ट में आए तो यहाँ पर एंटीजन का पार्टिकल जो है वो अंदर बॉडी में आएगा और यहाँ पर एंटीबॉडी आईजीई का सिंथेसिस इंक्रीज होगा। और आईजी एंटीबॉडी का सिंथेसिस इंक्रीज तभी होता है जब हम बाहरी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं और जो है अस्थमेटिक प्रॉब्लम हमें होती हैं। तो यहाँ आईजी एंटीबॉडीज़ का लेवल जो बढ़ा है इसको या तो हमें कम करना है, इसके लिए हमने कहा ई के नाम से एग अंडा ओमालीजुमाब ड्रग आपको याद करना है। ओमालीजुमाब ड्रग देते हैं तो आईजी एंटीबॉडी का लेवल डिक्रीज होता है। या हमें जो मास्ट सेल है इसको स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए कौन कौन सी ड्रग देते हैं, देखो ये रही क्रोमेन और नॉन क्रोमेन डेरिवेटिव्स। क्रोमेन में हमने बताया आपको क्रोमोलिन और निडोकोर्मिल देते हैं और नॉन क्रोमेन डेरिवेटिव्स में किटोटिफेन जो कि ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने के अलावा अब यदि मास्ट सेल किसी भी कारण से जो है ये ब्रेक होती हैं तो ब्रेक होने के बाद हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिएंट और पीएफ बाहर आ गए तो अब हमें इनको डिक्रीज करने के लिए हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्रिएंट एंटागोनिस्ट और पीएएफ एंटागोनिस्ट, जैसे एग्जांपल दूं मैं जिंकोलाइट बी जो पीएएफ एंटागोनिस्ट हैं वो हम यहाँ यूज करेंगे। तो इससे ब्रोंकाइल अस्थमा जो है वो ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा। अब यहाँ हमने बताया कि जब भी बाहरी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं तो लंग्स के अंदर जो है एलर्जिक हमें अस्थमा क्रिएट होता है। अब यहाँ अस्थमा जो क्रिएट हो रहा है उससे रिलेटेड यदि हम डिस्कस करें तो ये हमारे क्या है, लंग्स हैं। और इन लंग्स के अंदर जो है क्या होगा, इन लंग्स के अंदर जैसे मैं बात करूं एसिटाइलकोलिन जो है काम करती हैं और एसिटाइलकोलिन के लिए यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मस्केरिनिक रिसेप्टर बोलते हैं। मस्केरिनिक रिसेप्टर के थ्रू एसिटाइलकोलिन जो है अपना एक्शन देकर वो क्या करती हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं। जब भी हमारे ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें अस्थमा की प्रॉब्लम होती हैं। अब मैं कहूँ कि हमारा एक हेल्थी पर्सन का लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब अस्थमा है ही नहीं, तो मैं कहूँगा हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हुआ या एसिटाइलकोलिन की वजह से मस्केरिनिक रिसेप्टर ने काम किया, एसिटाइलकोलिन बाइंड हुई और इसको कॉन्टैक्ट किया, तो मैं कहता हूँ कि हिस्टामिन रिलीज होता है। कब होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहरी एलर्जन या पॉइजनिंग प्रॉब्लम हो, या हम कह सकते हैं जैसे मधुमक्खी ने यदि हमने काट दिया है और मधुमक्खी ने यदि हमें काटा है तो मधुमक्खी की वजह से क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होंगे। अब हिस्टामिन रिलीज होते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, मास्ट सेल जो है वो ब्रेक हुई, हिस्टामिन रिलीज हुआ और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। ये मैं बात कर रहा हूँ मधुमक्खी के काटने की वजह से यहाँ हिस्टामिन रिलीज हुआ। अब प्रकृति का जो है क्या सिस्टम होता है कि यहाँ पर ये हमारे लंग्स हैं और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन ने काम किया मस्केरिनिक रिसेप्टर के थ्रू या मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज हुआ तो इसकी वजह से लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि इसको मधुमक्खी ने काट दिया, इसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज हुआ। अब मैं कहता हूँ कि कोई इंसान इसी टाइम में गुस्से में आता है या दौड़ लगाता है तो उस टाइम में यही ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगी। तो इनको रिलैक्स होने के लिए यहाँ पर एड्रेनलिन जो है वो प्रकृति का दिया हुआ हार्मोन प्रेजेंट होता है, नेचुरल होता है। और एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से यहाँ पर जो है CAMP साइक्लेज CAMP का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि एड्रेनाइल साइक्लेज एंजाइम का जो है एंजाइम का एक्टिवेशन होता है जिसकी वजह से CAMP का लेवल इंक्रीज होता है। और CAMP का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, रिलैक्सेशन। तो यहाँ ब्रोंको डायलेशन होगा, हिस्टामिन रिलीज हुआ, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। कब हुआ, जब मधुमक्खी ने हमें काट दिया। लेकिन यदि हम गुस्से में होते हैं या दौड़ लगाते हैं
तो इस समय अब इनको क्या करना है, लंग्स को रिलैक्स करना है, तो एड्रीनलिन रिलीज होगी, एड्रेनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, CAMP का लेवल इंक्रीज होगा और ब्रोंको डायलेशन होगा। इस तरह से काम करता है। अब मैं कहता हूं कि कुछ समय बाद में हमारा जो है हमने दौड़ करना बंद कर दी है, अब CAMP का लेवल जो है वो डिक्रीज होगा और हमें माना कि मैं कहता हूं अब जो है मधुमक्खी ने हमें काट दिया है, मधुमक्खी ने काट दिया है या पॉइजनिंग हुई है, तो अब हिस्टामिन रिलीज होंगे, यानी लंग्स को वापस कांटेक्ट करना होगा। उस स्थिति में CAMP लेवल को डिक्रीज करने के लिए प्रकृति का दिया हुआ एक एंजाइम और प्रेजेंट है जिसका नाम है फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम। और फास्फोडाइस्ट्रेज जो एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में CAMP जो है वो लगातार डिग्रेड होता है। डिग्रेड मीन्स CAMP का लेवल डिक्रीज होता है और CAMP का लेवल फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में डिग्रेड होता है, तो क्या हुआ, ये तो डिग्रेड हुआ यानी रिलैक्सेशन कम हुआ और इधर से हिस्टामिन रिलीज हुई और हमारे लंग्स वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब मैं कहूँ कि CAMP का लेवल हमने कहा क्या होता है, इसका लेवल इंक्रीज होता है ब्रोंको डायलेशन के समय, लेकिन मैं PDE एंजाइम यदि यहाँ पे काम करता है तो वो इसको डिग्रेड करने का काम करता है। लेकिन मैं फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दूँ तो यहाँ CAMP का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो नहीं होगा और CAMP का लेवल क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप सोचिए फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग कौन कौन सी होती हैं, जैंथीन डेरिवेटिव्स जिसमें थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन और एक जो है वो कैफीन होती हैं, वो इस तरह से फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना काम करती हैं। इसमें यदि हम आपको थोड़ा और बताएं तो देखिए, आप जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर में देखो बीटा-2 अगोनिस्ट होते हैं और बीटा-2 अगोनिस्ट में ब्रोंकोडायलेटर जो हैं वो हमने आपको बताए सालबुटामोल, टर्बुटेलिन, सालमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल, ये सब क्या है, बीटा-2 अगोनिस्ट हैं और CAMP लेवल का इंक्रीज करते हैं। जबकि एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर बात करें तो वो होगा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइटोपियम ब्रोमाइड, ये सब क्या है, एंटीकोलिनर्जिक। और जैंथीन डेरिवेटिव्स की हमने बात की तो थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन और कैफीन जो है वो जैंथीन डेरिवेटिव्स हैं और ये सब ब्रोंको डायलेटर का काम करते हैं। अब यहाँ हम एक कैफीन की बात और करते हैं। कैफीन जो ड्रग है वो हमने कहा कि ये क्या है, जैंथीन डेरिवेटिव्स हैं, या जैंथीन डेरिवेटिव्स की कंप्लीटली बात करें तो ये फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इनके द्वारा कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं और इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होंगे, मैं कैफीन की बात कर रहा हूँ तो आप कॉफ़ी को याद करिए, चाय को याद करिए। चाय जब हम पीते हैं तो हमें क्या होता है, कुछ फुर्ती आती है, जैसे नींद में है तो नींद को हटाने के लिए हम चाय पीते हैं तो हमारा CNS स्टिमुलेंट होता है, तो CNS क्या होगा, स्टिमुलेंट होगा। अब मैं कहूँ कि ब्रोंको डायलेशन होता है, चाय पीते हैं तो जिन लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो तो उन्हें चाय पीने से थोड़ी राहत मिलती है, कॉफ़ी पीने से, चाय पीने से, तो ब्रोंको डायलेशन होता है। अब मैं कहूँ कि इन लोगों में क्या होता है, इनमें जो कैफीन है हम दे रहे हैं इसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो हल्की सी इंक्रीज होती हैं, तो टेकीकार्डिया भी होता है। जिस पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है उसमें ब्रोंको डायलेशन होगा और इस पेशेंट को अस्थमा प्लस हाइपरटेंशन है तो वो चाय पिएगा तो ब्रोंको डायलेशन तो होगा, बट उसकी हार्ट रेट थोड़ी बढ़ेगी तो उससे थोड़ी घबराहट भी उसकी बढ़ सकती है, तो ये भी इसको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपने कैफीन पी तो वो बार बार बाथरूम जाएगा क्योंकि कैफीन इज़ ए डायूरेटिक, कैफीन जो है वो डायूरेटिक का काम करती हैं। इसके अलावा आपने यदि कॉफ़ी पी है, कैफीन लिया है, तो कैफीन पीने की वजह से आपका जो है क्या होगा, HCl सेक्रेशन इंक्रीज होगा। HCl सेक्रेशन इंक्रीज होगा तो गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इंक्रीज हुआ तो आपको क्या होगी, नेसिया एंड वॉमिटिंग भी आएगी। इस तरह से इनको शॉर्ट वाइज आपको याद करना है। और हमने आपको ये भी बताया है कि स्टेरॉइड जो होते हैं वो फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिएंट सिंथेसिस जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। मास्ट सेल को हमने स्टेबलाइज किया और मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्रोमेन डेरिवेटिव्स, नॉन क्रोमेन डेरिवेटिव्स देते हैं। क्रोमेन डेरिवेटिव्स में C और N, क्रोमोलिन, सोडियम, नेडोकोर्मिल ड्रग यूज़ करते हैं और ये एडमिनिस्टर जो करते हैं वो इनहेलेशन एज माइक्रो फाइन पाउडर यूज़ करते हैं। जबकि नॉन क्रोमेन डेरिवेटिव्स में कीटोटिफेन आता है तो वो आल्सो H1 एंटी हिस्टामिनिक भी होता है और इसका साइड इफेक्ट जो है सेडेशन एंड ड्राई माउथ भी होगा
और ये हमेशा ओरली यूज करते हैं, ओके के नाम से याद करें तो ओके कौन सा होगा, ओरली ओनली के कीटोटिफेन नॉन क्रोमेन डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। ल्यूकोट्रिएंट एंटागोनिस्ट की बात करें तो हमने आपको कहा था जाइलेवुटोन को अलग याद करें, जाइलेवुटोन, ठीक है, और एक जो है वो मोंटेलुकास्ट और जाफिरलुकास्ट होता है। तो जाइलेवुटोन अपने आप में क्या है, वो डायरेक्ट LOP इनहिबिटर ड्रग होती हैं और एंटीसिंथेसिस को डिक्रीज करती हैं, लेकिन जाफिरलुकास्ट और मोंटेलुकास्ट जो है वो रिसेप्टर पे काम करने वाली LTD4 जो है वो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग होती हैं। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है।